तेजस MK2 या LCA-AF MK2 के लिए अभी उत्तम एसा रडार की 2 स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाने के लिए एक ऑफिशियल टेंडर को फ्लोट किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की तरफ से चाइना के ऊपर अभी सैंक्शन लगाने का फैसला किया गया है। GMR एरोटेक्निक की तरफ से अभी एक इनफ्लेटेबल हैंगर को सेटअप किया गया है, जो कि पूरे एशिया में इकलौता ऐसा हैंगर होने वाला है। और अंत में पाकिस्तानियों की तरफ से अभी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम एसा रडार को लेकर। तो कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि जल्दी से ही तेजस MK2 को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और अगले साल की जून या जुलाई तक इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। अब आप सबको पता होगा कि इसमें भी उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन इसमें जिस उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा वो वर्तमान की उत्तम एसा रडार के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि तेजस की MK1 वेरिएंट के मुकाबले तेजस MK2 वेरिएंट थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये एक मीडियम वेट क्लास का फाइटर होने वाला है। तो इसकी रडार की क्षमता भी तेजस MK1 के मुकाबले बेहतर होने वाला है, जिस वजह से इसमें उत्तम एसा रडार का एक स्केल्ड अप वेरिएंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जिस वजह से अभी इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा TR मॉडल रहने वाले हैं। और पहले तेजस MK1 के लिए जिस उत्तम एसा रडार को डेवलप किया गया था उसमें लगभग 780 के आसपास TR मॉडल मौजूद थे, लेकिन अभी LCA-AF MK2 के लिए जिस उत्तम एसा रडार को डेवलप किया जा रहा है उसमें 992 TR मॉडल होने वाले हैं। अब इसी साल एरो इंडिया शो के दौरान ये बताया गया था कि तेजस की MK1 वेरिएंट या MK1A वेरिएंट के मुकाबले LCA MK2 में जो फ्रंटल नोज सेक्शन है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन HAL के मुताबिक फिर भी इसमें एक बड़े साइज के रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी LRD की तरफ से LCA-AF MK2 एयरक्राफ्ट की प्रोटोटाइप्स में इस्तेमाल करने के लिए उत्तम एसा रडार की 2 स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाने के लिए ऑफिशियल टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसको आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर इस टेंडर में सिलेक्ट किए गए L1 और L2 बिल्डर को डिलीवर करना पड़ेगा। अब LRD के मुताबिक इसमें कोई भी खास क्रिटिकल टेस्टिंग वगैरह नहीं की जाएगी, क्योंकि उत्तम एसा रडार की सभी ट्रायल पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है और ये उसी का एक स्केल्ड अप वेरिएंट ही होने वाला है, तो उसमें कोई खास टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आगे चल के तेजस के अलावा हमारी MiG-29 फ्लीट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सुखोई में इस्तेमाल करने के लिए उत्तम एसा रडार की एक और बड़ी वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिसको इसकी मार्क 3 वेरिएंट कहा जाएगा। और इस रडार का रेंज उत्तम एसा रडार की सीरीज की सभी रडार के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की सैंक्शन को लेकर। तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की तरफ से अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें कुछ देशों का नाम लिया गया था जहां पर रिलीजन को बेस करके डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन को बेहतर फैसिलिटी दिया जाता है और बाकी रीजन को नेग्लेक्ट किया जाता है। इसको बेस करके अभी कुछ चाइनीज ऑफिशियल के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, लेकिन इसके लिए पहले जो लिस्ट को तैयार किया गया था उसमें बाकी सभी देशों के साथ भारत का नाम भी दिया गया था, लेकिन पहले भी भारत पर कोई सैंक्शन लगाने के लिए ट्रंप सरकार की तरफ से सहमति जताया नहीं गया था और अभी बाइडेन सरकार की तरफ से भी इसमें भारत का नाम तक नहीं लिया गया। और इस चीज को लेकर कुछ देशों को और कुछ मीडिया एजेंसी को काफी तकलीफ हो रही है। ये जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न या CPC लिस्ट है, इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और नाइजीरिया जैसे देश भी शामिल है, लेकिन इन सभी देशों को US की तरफ से वेवियर दिया गया है और इसके पीछे हो सकता है यूनाइटेड स्टेट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, लेकिन चाइना और ईरान जैसे देशों में रिलीजियस फ्रीडम बुरी तरीके से अफेक्टेड है और इसी वजह से चाइना के ऊपर अभी सैंक्शन को लगाया गया है। अब जो लोग भारत की बात करते हैं इनको शायद ये नहीं पता है कि भारत शायद दुनिया भर में अकेला ऐसा देश है जहां पर रिलीजन को बेस करके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, जबकि कुछ करप्टेड पॉलिटिकल ऑफिशियल की वजह से जबरदस्ती इसमें भारत का नाम घुसाया जा रहा है। और जो लोग भी मुस्लिम्स को आधार करके भारत पर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हैं वो कभी भी चाइना की उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बात नहीं करते हैं। और अभी जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से CPC लिस्ट में भारत का नाम नहीं लिया गया, इस बात को लेकर अभी हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि किस वजह से भारत का नाम इसने नहीं ऐड किया गया। तो जो लोग भी ये बात बता रहे हैं, तो भाई एक बात जान लो, जिस राम मंदिर को लेके तुम लोग बार बार हिंदुओं के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रहे थे, वहीं पर अभी हाफिज अजीमुद्दीन को सरपंच के तौर पर सिलेक्ट किया गया और वो एक हिंदू मेजोरिटी एरिया था जहां पर लगभग 600 वोट थे और 600 में से वहां पर सिर्फ 27 ऐसे वोट थे जो कि मुस्लिम लोगों की थी। अगला अपडेट इनफ्लैटेबल हैंगर्स को लेके है। GMR एरोटेक्निक की तरफ से अभी पहली बार एक इनफ्लैटेबल हैंगर को इंडक्ट किया गया है।
इन हैंगर्स को स्पेन की बिल्ड एयर इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चरल सोल्यूशन की तरफ से बनाया जाता है और ये जो हैंगर्स है ये स्पेसिफिक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट या फिर A320 एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें छोटे साइज के एयरक्राफ्ट को भी रखा जा सकता है। मेनली इनको पोर्टेबल हैंगर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें मेंटेनेंस, रिपेयर या फिर ओवरऑल वर्क को भी किया जा सकता है। ये पूरे एशिया में इकलौता ऐसा हैंगर होने वाला है जिसे अभी हैदराबाद में सेटअप किया गया है। इसमें बहुत शेड्यूल और अनशेड्यूल मेंटेनेंस को किया जा सकता है और इसके अंदर एयरक्राफ्ट की इंजन्स और लैंडिंग गियर्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब नॉर्मली इनको एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर टेम्पररी शेल्टर को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका लाइफ साइकिल भी काफी ज्यादा है और नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी इनको वाइडली इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कंपनी की क्लेम के मुताबिक इनकी सर्विस लाइफ लगभग 15 साल तक है और इसमें जिन पॉलिस्टर बेस्ड मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ये वाटरप्रूफ होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी है। ये लगभग -32 डिग्री से लेके +70 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकते हैं और ये लगभग 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की विंड को भी झेल सकता है। और ये भारत के लिए काफी जरूरी हो सकता है क्योंकि हमारे इधर हर साल साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, स्पेशली बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सबसे खतरनाक तबाही मचाते हैं। इनको अभी नॉर्मल हैंगर्स के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट बताया जा रहा है क्योंकि इनको बनाने में बस 2 से 3 महीने का वक्त ही लगने वाला है और सेम टाइमलाइन के अंदर इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जा सकता है और फिर किसी और जगह में शिफ्ट किया जा सकता है। जबकि नॉर्मल हैंगर्स की बात करें तो इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और इनको बनाने के लिए भी लगभग 18 महीने का वक्त लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये कि क्या इन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सिविलियन एप्लीकेशन में तो बेशक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए ये सूटेबल होंगे या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो एयरवेज मौजूद है वहां पर इन हैंगर्स को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि दुश्मन के अटैक से एयरक्राफ्ट को सेव नहीं कर सकते। लेकिन पीस टाइम लोकेशन में जो एयरवेसेस हैं वहां पर ऐसे हैंगर बनाया जा सकता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर, और आप सबको याद होगा एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि किस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच अभी अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इन्फिल्ट्रेशन है और सीज फायरिंग है, जिसमें अभी फिलहाल कुछ दिनों से फायरिंग को बंद किया गया है और इन्फिल्ट्रेशन को भी काफी हद तक रिड्यूस किया जा चुका है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से चुप चुप के कश्मीर के अंदर मौजूद सूरों को हथियार सप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक फ्राइडे को बीएसएफ की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर की सांबा सेक्टर में AK-47 पिस्टल और बुलेट्स को बरामद किया गया था। बीएसएफ का कहना था कि इनको पाकिस्तानी ड्रोन्स की तरफ से इस साइड में लाके ड्रॉप किया गया होगा ताकि इस तरह मौजूद सूरों तक इनको पहुंचाया जा सके। बीएसएफ के मुताबिक इनको ड्रॉप करने के बाद उम्मीद है कि ड्रोन वापस चला गया होगा और इस तरीके की हैवी वेपन्स को डिलीवर करने के लिए मेनली पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज मेड एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस बार ज्यादा मात्रा में म्यूनिशन ड्रॉप नहीं किया गया था क्योंकि इसमें बस एक AK-47 15 राउंड, एक 9mm का पिस्टल और एडिशनल मैगजीन दिया गया था और इनको एयर ड्रॉप करने के लिए वो एक जुगाड़ू टाइप का लकड़ी का बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से हमारे इस तरफ के जो सुअर लोग हैं उनकी तादाद थोड़ी कम होने लगा है, या फिर वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की तरफ से अभी उनको सही से मदद नहीं किया जा सकता है। पिछली बार जब फरवरी में ऐसे एक ड्रोन को स्पॉट किया गया था उसमें काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया गया था और उसमें लगभग 14 आईडी को बरामद किया गया था। इनको स्टिकी बॉम्ब की तरह डिजाइन करके इस तरफ भेजा गया था। अगला अपडेट इजराइल और पाकिस्तान को लेके है। अब आप सोच सकते हैं कि अभी तो तनाव जो है वो फलस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा है, तो इसमें पाकिस्तान भला कहां से आ गया। लेकिन ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान शुरू से इजराइल का दुश्मन देश रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश भी नहीं मानता है। अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच पाकिस्तान की तरफ से काफी शार्प रिस्पांस दिया जा रहा है और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से अभी उनकी पीएम इमरान खान को कई तरह के सजेशन दिया जा रहा है। हाल ही में इमरान खान ने एक काफी पुरानी इमेज को ट्वीट किया था जिसमें वो फलस्तीन को समर्थन करने की बात कर रहे थे, जो कि शायद 2012 की कोई आर्टिकल में पब्लिश किया गया था। तो इसमें पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान को भी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को इजराइल को डराना चाहिए और जंग करने की धमकी देना चाहिए। फिर किसी और बंदे का कहना है कि पाकिस्तान को भी साइन 3 मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब इसके नीचे दूसरे लोग भी कमेंट करके बता रहे हैं कि साइन 3 मिसाइल का जो रेंज है वो लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर था, तो अगर पाकिस्तान इसको इजराइल के ऊपर लॉन्च करता है तो इजराइल से पाकिस्तान की जो डिस्टेंस है वो लगभग 5000 किलोमीटर है।
तो ये मिसाइल अगर लॉन्च किया जाता है तो ये बीच में कहीं पर ईरान के ऊपर ही जाके गिर जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान की जनता की तरफ से इमरान खान को अजीब अजीब सजेशन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को भी इजराइल के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए वो इजराइल है, वो भारत नहीं है कि तुमको आसानी से छोड़ देंगे। हमास की तरफ से तो सिर्फ रॉकेट फायर किया गया था और उनकी हालत क्या हो रही है आप सब देख सकते हैं। तुम लोग अभी मिसाइल छोड़ने की बात कर रहे हो तो एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने मिसाइल नहीं होंगे जितना अभी इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।